तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को दादर, बॉम्बे में निर्मल नर्सिंग होम में एक राजापुर सारस्वत ब्राह्मण महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था। उनके पिता रमेश तेंदुलकर एक प्रसिद्ध मराठी उपन्यासकार और कवि थे और उनकी मां रजनी बीमा उद्योग में काम करती थी। रमेश ने तेंदुलकर का नाम अपने पसंदीदा संगीत निर्देशक सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा। तेंदुलकर के 3 बड़े भाई बहन हैं, 2 सौतेले भाई नितिन और अजीत और एक सौतेली बहन सविता। वे रमेश की पहली पत्नी से हुई संतान थे, जो अपने तीसरे बच्चे के जन्म के बाद चल बसी। तेंदुलकर ने अपने प्रारंभिक वर्ष बांद्रा पूर्व में साहित्य सहवास सहकारी हाउसिंग सोसाइटी में बिताए। एक युवा लड़के के रूप में तेंदुलकर को एक धमकाने वाला माना जाता था और अक्सर अपने स्कूल में नए बच्चों के साथ झगड़ा करता था। तेंदुलकर ने टेनिस में भी रुचि दिखाई, जो कि क्रिकेट के समान स्तर पर था। उन्होंने विशेष रूप से अमेरिकी खिलाड़ी जॉन मैकेनरो को आदर्श माना और 7 या 8 साल की उम्र में अपने बाल लंबे करके अपने नायक का अनुकरण किया। इस समय तेंदुलकर भी नियमित रूप से टेनिस रिस्टबैंड पहनते थे और हेडबैंड, और टेनिस के लिए अपने प्यार की निशानी के रूप में अपने साथ एक टेनिस रैकेट ले गए। उनकी शरारती, डराने धमकाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में मदद करने के लिए उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने 1984 में सचिन को क्रिकेट से परिचित कराया। उन्होंने दादर के शिवाजी पार्क में प्रसिद्ध क्रिकेट कोच और प्रतिष्ठित क्लब क्रिकेटर रमाकांत आचरेकर से उनका परिचय कराया। पहली मुलाकात में सचिन अपना सर्वश्रेष्ठ खेल नहीं खेल पाए थे। अजीत ने आचरेकर से कहा कि वह कोच के अवलोकन के कारण आत्मजागरूक महसूस कर रहे थे और अपने स्वाभाविक खेल का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। अजीत ने कोच से उसे खेलने का एक और मौका देने का अनुरोध किया, लेकिन एक पेड़ के पीछे छुपकर देखें। इस बार सचिन जाहिरा तौर पर अप्रत्यक्ष बहुत बेहतर खेला और आचरेकर की अकादमी में स्वीकार कर लिया गया। अजीत तेंदुलकर को बॉम्बे की कांगा क्रिकेट लीग में क्रिकेट खेलने का भी अनुभव था। आचरेकर तेंदुलकर की प्रतिभा से प्रभावित थे और उन्होंने उन्हें अपनी स्कूली शिक्षा शारदाश्रम विद्या मंदिर अंग्रेजी हाई स्कूल दादर के एक स्कूल में स्थानांतरित करने की सलाह दी, जिसमें एक प्रमुख क्रिकेट टीम थी और कई उल्लेखनीय क्रिकेटरों का उत्पादन किया था। इससे पहले तेंदुलकर ने बांद्रा पूर्व में इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के न्यू इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई की थी। उन्हें आचरेकर के मार्गदर्शन में शिवाजी पार्क में सुबह और शाम को भी प्रशिक्षित किया गया था। तेंदुलकर नेट्स में अंत में घंटों अभ्यास करते थे। अगर वह थक जाता तो आचरेकर स्टंप्स के ऊपर ₹1 का सिक्का रख देता और तेंदुलकर को आउट करने वाले गेंदबाज को सिक्का मिल जाता। तेंदुलकर को खारिज कर दिया हो रही बिना पूरे सत्र से पारित कर दिया है, तो उसे कोच सिक्का देना होगा। तेंदुलकर अब उन 13 सिक्कों को अपनी सबसे बेशकीमती संपत्ति मानते हैं जो उन्होंने तब जीते थे। वह अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण इस अवधि के दौरान शिवाजी पार्क के पास रहने वाली अपनी चाची और चाचा के साथ चले गए। इस बीच स्कूल में उन्होंने एक बच्चे के कौतुक के रूप में प्रतिष्ठा विकसित की। वह स्थानीय क्रिकेट मंडलों में एक आम बातचीत का बिंदु बन गया था, जहां पहले से ही सुझाव थे कि वह महानों में से एक बन जाएगा। माटुंगा गुजराती सेवा मंडल MGSM शील्ड में सचिन लगातार स्कूल टीम में दिखाई दिए। स्कूल क्रिकेट के अलावा उन्होंने क्लब क्रिकेट भी खेला। शुरू में बॉम्बे के प्रमुख क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट कांगा क्रिकेट लीग में जॉन ब्राइट क्रिकेट क्लब का प्रतिनिधित्व किया और बाद में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया की के लिए खेलने गए। 1987 में 14 साल की उम्र में उन्होंने मद्रास अब चेन्नई में एक तेज गेंदबाज के रूप में प्रशिक्षण लेने के लिए MRF पेस फाउंडेशन में भाग लिया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज डेनिस लिली, जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड 355 टेस्ट विकेट लिए थे, अप्रभावित थे। उन्होंने सुझाव दिया कि तेंदुलकर इसके बजाय अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देते हैं। 20 जनवरी 1987 को वह बॉम्बे के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में एक प्रदर्शनी खेल में इमरान खान के पक्ष में स्थानापन्न के रूप में निकले, जो कि क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए था। कुछ महीने बाद पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने उन्हें अपने स्वयं के अल्ट्रालाइट पैड की एक जोड़ी दी और बॉम्बे क्रिकेट एसोसिएशन का सर्वश्रेष्ठ जूनियर क्रिकेटर पुरस्कार, उस समय वह 14 वर्ष का था, नहीं मिलने पर निराश न होने के लिए सांत्वना दी। गावस्कर के 34 टेस्ट शतकों के विश्व रिकॉर्ड को पार करने के लगभग 20 साल बाद तेंदुलकर ने कहा, यह मेरे लिए प्रोत्साहन का सबसे बड़ा स्रोत था। 1987 के क्रिकेट विश्व कप में बॉल बॉय के रूप में काम किया जब भारत बॉम्बे में सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ खेला। 1988 में अपने सीजन में तेंदुलकर ने अपनी हर पारी में शतक बनाया।
वह 1988 में सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के खिलाफ लॉर्ड हैरिस शील्ड इंटर स्कूल गेम में अपने दोस्त और टीम के साथी विनोद कांबली के साथ 664 रन की अटूट साझेदारी में शामिल थे, जो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी गए थे। तेंदुलकर ने इस पारी में 326 नाबाद रन बनाए और टूर्नामेंट में 1000 से अधिक रन बनाए। यह 2006 तक क्रिकेट के किसी भी रूप में एक रिकॉर्ड साझेदारी थी, जब इसे भारत में हैदराबाद में आयोजित एक मैच में 2 अंडर-13 बल्लेबाजों द्वारा तोड़ा गया था। 14 नवंबर 1987 को 14 वर्षीय तेंदुलकर को भारत के प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी में बॉम्बे का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। 1987-88 सीजन के लिए हालांकि उन्हें किसी भी मैच में अंतिम एकादश के लिए नहीं चुना गया था, हालांकि उन्हें अक्सर एक स्थानापन्न क्षेत्ररक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। वह अपने आदर्श गावस्कर के साथ खेलने से चूक गए, जिन्होंने 1987 क्रिकेट विश्व कप के बाद सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। एक साल बाद 11 दिसंबर 1988 को 15 साल और 232 दिन की उम्र में तेंदुलकर ने वानखेड़े स्टेडियम में गुजरात के खिलाफ बॉम्बे के लिए पदार्पण किया और उस मैच में नाबाद 100 रन बनाए, जिससे वह पहली बार शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए। वर्ग क्रिकेट उन्हें तत्कालीन बॉम्बे कप्तान दिलीप वेंगसरकर द्वारा टीम के लिए खेलने के लिए चुना गया था, जब उन्हें वानखेड़े स्टेडियम के क्रिकेट अभ्यास नेट्स में उस समय भारत के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज कपिल देव को आसानी से खेलते हुए देखा गया था, जहां भारतीय टीम दौरे के खिलाफ खेलने आई थी। न्यूजीलैंड की टीम। इसके बाद उन्होंने अपने पहले देवधर और दलीप ट्रॉफी में शतक बनाया, जो भारतीय घरेलू टूर्नामेंट भी है। तेंदुलकर ने 1988-89 के रणजी ट्रॉफी सीजन को बॉम्बे के सर्वोच्च रन स्कोरर के रूप में समाप्त किया। उन्होंने 67.77 की औसत से 583 रन बनाए और कुल मिलाकर 8वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। 1995-96 में ईरानी ट्रॉफी में उन्होंने शेष भारत टीम के खिलाफ मुंबई की कप्तानी की। उन्होंने 1989-90 सीजन की शुरुआत में शेष भारत के लिए खेलते हुए दिल्ली के खिलाफ ईरानी ट्रॉफी मैच में नाबाद शतक भी बनाया। सचिन को 1988 और 1989 में स्टार क्रिकेट क्लब के बैनर तले 2 बार इंग्लैंड का दौरा करने के लिए एक युवा भारतीय टीम के लिए चुना गया था। 1990-91 के प्रसिद्ध रणजी ट्रॉफी फाइनल में, जिसमें हरियाणा ने पहली पारी में आगे बढ़ने के बाद बॉम्बे को 2 रन से हराया था। 75 गेंदों में 96 रन बॉम्बे को जीत का मौका देने की कुंजी थी, क्योंकि उसने अंतिम दिन केवल 70 ओवरों में 355 रनों का पीछा करने का प्रयास किया था। 1995 के रणजी ट्रॉफी के फाइनल में तेंदुलकर ने कप्तान के रूप में खेलते हुए वानखेड़े में पंजाब के खिलाफ 140 और 139 रन बनाए। हैदराबाद के खिलाफ 53, 2000 में 128, 2007 में बंगाल के खिलाफ 105, 43 ये वो पारियां हैं जो उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी के फाइनल में मुंबई के लिए खेली थी। उनका पहला दोहरा शतक 204 1998 में ब्रेबॉर्न स्टेडियम में मेहमान ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ खेलते हुए मुंबई के लिए था। वह अपने तीनों घरेलू प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट रणजी, ईरानी, दलीप ट्रॉफियां, एक और दोहरा शतक 2000 रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में तमिलनाडु के खिलाफ 233 की पारी थी, जिसे वह अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक मानते हैं। तेंदुलकर 5 रणजी ट्रॉफी फाइनल का हिस्सा थे, जिसमें मुंबई ने 4 जीते। 1992 में 19 साल की उम्र में तेंदुलकर यॉर्कशायर का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बने, जो तेंदुलकर की टीम में शामिल होने से पहले कभी भी यॉर्कशायर के बाहर के खिलाड़ियों का चयन नहीं करते थे। चोटिल ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज क्रेग मैकडरमोट के प्रतिस्थापन के रूप में यॉर्कशायर के लिए चुने गए। तेंदुलकर ने काउंटी के लिए 16 प्रथम श्रेणी मैच खेले और 46.52 की औसत से 1070 रन बनाए। राज सिंह डूंगरपुर को 1989 के अंत में पाकिस्तान के भारतीय दौरे के लिए तेंदुलकर के चयन का श्रेय दिया जाता है। 67 एक प्रथम श्रेणी सत्र के बाद भारतीय चयन समिति ने उस वर्ष की शुरुआत में आयोजित वेस्टइंडीज दौरे के लिए तेंदुलकर का चयन करने में रुचि दिखाई थी, लेकिन अंततः उनका चयन नहीं किया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उन्हें इतनी जल्दी वेस्टइंडीज के प्रमुख तेज गेंदबाजों के संपर्क में लाया जाए। उसका पेशा। तेंदुलकर ने नवंबर 1989 में कराची में पाकिस्तान के खिलाफ 16 साल और 205 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। उन्होंने वकार यूनिस द्वारा बोल्ड किए जाने पर 15 रन बनाए, जिन्होंने उस मैच में पदार्पण भी किया था, लेकिन पाकिस्तानी पेस अटैक के हाथों अपने शरीर पर कई वार करने के लिए विख्यात थे। सियालकोट में चौथे और अंतिम टेस्ट में यूनिस द्वारा फेंकी गई बाउंसर से उन्हें नाक पर चोट लगी थी,
लेकिन उन्होंने चिकित्सा सहायता से इनकार कर दिया और बल्लेबाजी करना जारी रखा, जबकि इससे खून बह रहा था। पेशावर में द्विपक्षीय श्रृंखला के समानांतर आयोजित 20 ओवर के प्रदर्शनी खेल में तेंदुलकर ने 18 गेंदों पर 53 रन बनाए, जिसमें एक ओवर जिसमें उन्होंने लेग के बाहर 27 रन 6-4-0-6-6-6 बनाए। स्पिनर अब्दुल कादिर इसे बाद में तत्कालीन भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत द्वारा मैंने देखी गई सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक कहा। कुल मिलाकर उन्होंने टेस्ट श्रृंखला में 35.83 की औसत से 215 रन बनाए और उनके द्वारा खेले गए एकमात्र एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई में बिना रन बनाए आउट हो गए। इस प्रकार सचिन तेंदुलकर 16 साल और 205 दिन की उम्र में टेस्ट में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए और 16 साल और 238 दिन की उम्र में वनडे में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए। श्रृंखला के बाद न्यूजीलैंड का दौरा किया गया, जिसमें उन्होंने टेस्ट में 29.25 की औसत से 117 रन बनाए, जिसमें दूसरे टेस्ट में 88 रन की पारी भी शामिल थी। वो खेले गए 2 एक दिवसीय मैचों में से एक में स्कोर किए बिना आउट हो गए और दूसरे में 36 रन बनाए। अपने अगले दौरे पर 1990 के इंग्लैंड के ग्रीष्मकालीन दौरे पर 14 अगस्त को वह दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। मैनचेस्टर में ओल्ड ट्रैफर्ड में दूसरे टेस्ट में नाबाद 119 रन बनाकर एक टेस्ट शतक बनाने वाले क्रिकेटर, एक ऐसी पारी जिसने ड्रॉ में योगदान दिया और भारत को मैच में निश्चित हार से बचाया। विजडन ने उनकी पारी को अत्यधिक परिपक्वता का एक अनुशासित प्रदर्शन के रूप में वर्णित किया और यह भी लिखा, वह भारत के प्रसिद्ध सलामी बल्लेबाज गावस्कर के अवतार दिखते थे और वास्तव में उन्होंने अपने पैर की एक जोड़ी पहन रखी थी। जबकि उन्होंने अपने पहले टेस्ट शतक को संकलित करने में स्ट्रोक का पूरा प्रदर्शन किया, सबसे उल्लेखनीय बैकफुट से उनके ऑफ साइड शॉट थे। हालांकि केवल 5 फीट 5 इंच लंबा, फिर भी वह बिना किसी कठिनाई के अंग्रेजी तेज गेंदबाजों की गेंद को नियंत्रित करने में सक्षम था। तेंदुलकर ने 1992 के क्रिकेट विश्व कप से पहले आयोजित 1991-92 के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान भविष्य के महान खिलाड़ी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को और बढ़ाया, जिसमें एक नाबाद भी शामिल था। सिडनी में तीसरे टेस्ट में 148, जिससे वह ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए। फिर उन्होंने पर्थ में अंतिम टेस्ट में मर्व ह्यूजेस, ब्रूस रीड और क्रेग मैकडरमोट के तेज आक्रमण के खिलाफ तेज, उछलती पिच पर 114 रन बनाए। ह्यूजेस ने उस समय अलर बॉर्डर को टिप्पणी की थी कि यह छोटा सा चुभन एबी से अधिक रन बनाने जा रहा है। 1994-1999 के दौरान तेंदुलकर का प्रदर्शन उनकी शुरुआती बिस्वा दशा में उनके शारीरिक शिखर के साथ मेल खाता था। उन्होंने न्यू के खिलाफ ऑकलैंड में बल्लेबाजी की शुरुआत की। 1994 में जीलैंड ने 49 गेंदों पर 82 रन बनाए। उन्होंने अपना पहला एक दिवसीय शतक 9 सितंबर 1994 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रीलंका में कोलंबो में बनाया। उन्हें अपना पहला शतक बनाने में 78 एक दिवसीय मैच लगे। 1996 के विश्व कप में 2 शतक बनाए। वह श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज थे। तेंदुलकर बल्लेबाजी के पतन के बीच गिर गए और मैच रेफरी क्लाइव लॉर्ड ने भीड़ के बाद श्रीलंका को मैच से सम्मानित किया, मैदान पर हंगामा करना और कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया। विश्व कप के बाद उसी वर्ष शारजाह में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन खराब दौर से गुजर रहे थे। तेंदुलकर और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों ने शतक बनाए, दूसरे विकेट के लिए तत्कालीन रिकॉर्ड साझेदारी स्थापित की। आउट होने के बाद तेंदुलकर ने अजहरुद्दीन को इस बारे में दुविधा में पाया कि उन्हें बल्लेबाजी करनी चाहिए या नहीं। तेंदुलकर ने अजहरुद्दीन को बल्लेबाजी के लिए मना लिया और अजहरुद्दीन ने बाद में एक ओवर में 24 रन बनाए। भारत उस मैच को जीतने के लिए गया था। इसने भारत को एक दिवसीय मैच में पहली बार 300 रन से अधिक का स्कोर बनाने में सक्षम बनाया। डेजर्ट स्टॉर्म सचिन ने 1998 के कोका कोला कप में शक्तिशाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ शारजाह में 143-131 रन बनाए, जिसमें शेन वार्न, डेमियन फ्लेमिंग और माइकल कास्प्रोविच के खिलाफ एक पारी में 5 छक्के शामिल थे। आईसीसी के पोल के अनुसार यह तेंदुलकर की सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय पारी है। इस मैच में डेजर्ट स्टॉर्म से बाधित होने के कारण तेंदुलकर की इस पारी को डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। यह बल्लेबाजी की दुनिया के शीर्ष पर एक अवधि की शुरुआत थी, जिसका समापन 1998 की शुरुआत में भारत के ऑस्ट्रेलियाई दौरे में हुआ, जिसमें तेंदुलकर ने लगातार 3 शतक बनाए। दुनिया के सबसे प्रभावशाली बल्लेबाज तेंदुलकर और दुनिया के प्रमुख स्पिनर शेन वार्न के बीच संघर्ष पर ध्यान केंद्रित किया गया था। दोनों अपने करियर के चरम पर थे, एक टेस्ट श्रृंखला में टकरा रहे थे।
श्रृंखला की अगुवाई में तेंदुलकर ने वार्न की भूमिका निभाने वाले भारत के पूर्व लेग स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन के साथ नेट्स में परिदृश्यों का अनुकरण किया। अपने टूर ओपनर में ऑस्ट्रेलिया ने 3 दिवसीय प्रथम श्रेणी मैच में ब्रेबॉर्न स्टेडियम में तत्कालीन रणजी चैंपियंस मुंबई का सामना किया। तेंदुलकर ने नाबाद 204 रन बनाए क्योंकि शेन वार्न ने 16 ओवर में 111 रन दिए और ऑस्ट्रेलिया 3 दिनों के भीतर मैच हार गया। टेस्ट के बाद भारत में 5 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में गेंद के साथ भी उनकी भूमिका थी, जिसमें कोची में एक दिवसीय मैच में 5 विकेट लेना शामिल था। जीत के लिए 310 रन निर्धारित किए। ऑस्ट्रेलिया 31वें ओवर में 3 विकेट पर 203 रन बना रहा था जब तेंदुलकर ने माइकल बेवन, स्टीव वॉ, डैरन लेहमन, टॉम मूडी और डैमियन मार्टिन के 10 ओवर में 32 रन देकर मैच का रुख पलट दिया। टेस्ट मैच की सफलता के बाद अप्रैल 1998 में शारजाह में एक त्रिकोणीय क्रिकेट टूर्नामेंट में लगातार 2 शतक लगे भारत को फाइनल में ले जाने के लिए जरूरी खेल में पहला और फिर फाइनल में दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इन जुड़वा नॉक को डेजर्ट स्टॉर्म पारी के रूप में भी जाना जाता था। श्रृंखला के बाद वार्न ने व्यंग्यात्मक ढंग से मजाक में कहा कि उन्हें अपनी भारतीय दास्ता के बारे में बुरे सपने आ रहे थे। ढाका में आईसीसी 1998 के क्वार्टर फाइनल में तेंदुलकर के योगदान ने सेमीफाइनल में भारत के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया, जब उन्होंने 128 गेंदों में 141 रन बनाकर 4 ऑस्ट्रेलियाई विकेट लिए। उद्घाटन एशियाई टेस्ट चैंपियनशिप फरवरी और मार्च 1999 में हुई, जिसमें भारत, पाकिस्तान शामिल थे और श्रीलंका। ईडन गार्डन्स में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए पहले मैच में तेंदुलकर पाकिस्तान के गेंदबाज शोएब अख्तर से टकराकर 9 रन बनाकर रन आउट हो गए थे। टूर्नामेंट के शुरुआती 4 दिनों के दौरान लगभग 100,000 लोग भारत का समर्थन करने आए। कुल टेस्ट उपस्थिति रिकॉर्ड के 63 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तेंदुलकर के आउट होने पर भीड़ की प्रतिक्रिया थी अख्तर पर आपत्ति जताए और खिलाड़ियों को मैदान से बाहर ले जाया गया। तेंदुलकर और आईसीसी के अध्यक्ष द्वारा भीड़ से अपील करने के बाद मैच फिर से शुरू हुआ। हालांकि और दंगे होने का मतलब था कि मैच 200 लोगों की भीड़ के सामने समाप्त हो गया था। तेंदुलकर ने दूसरे टेस्ट में अपना 19वां टेस्ट शतक बनाया और श्रीलंका के साथ मैच ड्रॉ रहा। भारत फाइनल में आगे नहीं बढ़ा, जिसे पाकिस्तान ने जीता था, और भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव के कारण अगली बार चैंपियनशिप आयोजित करने से इनकार कर दिया। 1999 में चेपॉक में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला, सचिन ने चौथी पारी में 136 रन बनाए और भारत जीत के लिए 271 रनों का पीछा कर रहा था। हालांकि जब भारत को जीत के लिए 17 और रनों की आवश्यकता थी, तो वह आउट हो गया, जिससे बल्लेबाजी में गिरावट आई और भारत 12 रन से मैच हार गया। सबसे बुरा अभी आना बाकी था क्योंकि सचिन के पिता प्रोफेसर रमेश तेंदुलकर का 1999 के क्रिकेट विश्व कप के बीच में निधन हो गया था। तेंदुलकर अपने पिता के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए भारत वापस आ गए, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में चूक गए। हालांकि वह ब्रिस्टल में केन्या के खिलाफ अपने अगले ही मैच में शतक, 101 गेंदों में नाबाद 140 रन बनाकर विश्व कप में लौटे। उन्होंने यह शतक अपने पिता को समर्पित किया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में तेंदुलकर के 2 कार्यकाल बहुत सफल नहीं रहे। 1996 में जब तेंदुलकर ने कप्तान के रूप में पदभार संभाला, तो यह बड़ी आशाओं और अपेक्षाओं के साथ था। हालांकि 1997 तक टीम खराब प्रदर्शन कर रही थी। अजहरुद्दीन को नहीं जीतेगा, छोटे की नसीब में जीत नहीं है, कहने का श्रेय दिया जाता है, जिसका अनुवाद है, वह नहीं जीतेगा। यह छोटे वाले के भाग्य में नहीं है। तेंदुलकर अपने दूसरे कार्यकाल के लिए कप्तान के रूप में अजहरुद्दीन के बाद ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भारत का नेतृत्व किया, जहां आगंतुकों को नए ताज वाले विश्व चैंपियन द्वारा 3-0 से हराया गया था। हालांकि तेंदुलकर ने एक गेम में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार के साथ साथ प्लेयर ऑफ द मैच भी जीता। एक और टेस्ट सीरीज हार के बाद इस बार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घर में 0-2 के अंतर से तेंदुलकर ने इस्तीफा दे दिया और सौरव गांगुली ने 2000 में कप्तानी संभाली। भारतीय टीम के 2007 के इंग्लैंड दौरे के दौरान राहुल द्रविड़ की इच्छा से इस्तीफा देने की कप्तानी के बारे में पता चला। तब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष शरद पवार ने तेंदुलकर को कप्तानी की पेशकश की, जिन्होंने इसके बजाय महेंद्र सिंह धोनी को बागडोर संभालने की सिफारिश की। पवार ने बाद में इस बातचीत का खुलासा किया। धोनी के नाम को सबसे पहले आगे बढ़ाने के लिए तेंदुलकर को श्रेय दिया, जिन्होंने तब